वेलकम एवरीवन। आज हम कवर करेंगे आरटीपी नवंबर 23 के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में नहीं है, न्यू क्वेश्चंस हैं, तो वो हम कवरिंग करेंगे। एज सच ये जो न्यू क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन है या फिर कुछ क्वेश्चन सीए में क्वेश्चंस के हैं, तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो जो भी आईसीए के रिसोर्सेस हैं हम उसके साथ अपडेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी आपके बुक में हैं, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। एंड रेस्ट जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो अभी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे रन टेस्ट का क्वेश्चन है, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी का, वो आपके क्वेश्चन बैंक में है। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन है, that is also covered in your question bank. Then portfolio rebalancing का क्वेश्चन है जो constant proportion जो ये में MTP में 23 में आया था वही क्वेश्चन है। देन म्यूचुअल फंड का 3 इयर्स का जो NAV कैलकुलेट करते हैं वो क्वेश्चन है। ऑप्टिमल हेज रेशियो, दिस इज ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें एक न्यू पॉइंट है वो हम कवर करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ GDR और नंबर्स ऑफ GDR कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ऑफ। देन यू हैव द क्वेश्चन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर में से रीस्ट्रक्चरिंग और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में कवर हैं, स्टार्टअप कंडीशंस क्या होती हैं और प्राइसिंग कैसे करते हैं हम सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का। सो ये सब क्वेश्चंस कवर्ड हैं। बैलेंसिंग जो नहीं कवर्ड है वो अभी हम कवर कर लेंगे। सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो आपका क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्जन। तो हमने कन्वर्जन ऑफ अ बॉन्ड सीखा है, ये सिमिलर ही है, जस्ट यहाँ पे बॉन्ड की जगह प्रेफरेंस शेयर्स है। तो यहाँ पे XYZ कंपनी हैज एन करंट अर्निंग्स ऑफ 3 per share, 5 lakh shares are outstanding, 40,000 7% convertible preference shares have a value of 50 per preference shares and they are convertible into 2 shares for each preference shares. Current market price of equity share is 21 per share. You have to calculate the preference shares conversion value. तो conversion value क्या होता है, आपको एक प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पर प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सो ये आपको देता है कन्वर्जन वैल्यू। सो दिस विल बी 2 multiplied by 21, this will be 42. Next is you have to calculate the conversion premium in percentage. तो अब conversion premium कैलकुलेट करने के लिए आपकी conversion value क्या है 42, बट आपकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है प्रेफरेंस शेयर्स की 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 1, ये आपको देगा कन्वर्जन प्रीमियम इन परसेंटेज। और आप कन्वर्जन जो प्रीमियम है वो अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज दिस 50 is your for 2 equity shares। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है 25 और आपकी जो मार्केट प्राइस है इक्विटी की दैट इज 21। सो 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 21, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। देन यू आर अज्यूमिंग दैट टोटल अर्निंग्स remains the same. Calculate the effect of issue on the basic EPS before conversion and after conversion। तो आपको बिफोर कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या आपका EPS आ रहा है एंड आफ्टर कन्वर्जन EPS क्या आ रहा है वो देखेंगे। तो बिफोर कन्वर्जन आपका पहले अर्निंग्स है 3 पर शेयर और आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख। सो टोटल आपकी अर्निंग्स है अभी 15 लाख। इसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, क्योंकि आप अगर प्रेफरेंस शेयर्स रख रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो 7% कॉस्ट ऑन दैट 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 50 रुपीज ईच, 7% कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट आपका आ जाएगा नेट अर्निंग्स, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए हैं और वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज नहीं होंगे, दैट विल बी 5 लाख ओनली। तो यहाँ पे आप पर EPS आप कैलकुलेट कर लोगे पर शेयर अर्निंग्स। देन 15 लाख ही प्रॉफिट आपका रहता है, बट आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करना है, तो आपका जो अर्निंग्स है वो 15 लाख ही होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स 40,000 थे, एक प्रेफरेंस शेयर्स पे 2 इक्विटी शेयर्स, तो आपके इक्विटी शेयर्स जो न्यू इशू हुए होंगे वो होंगे 80,000। So your total equity shares will be 5,80,000.
So you will calculate your revised EPS for conversion. Next, part 4. If profit after tax increase by 1 million, what will be your value of EPS before and after? So over here, अब आपका यहाँ पे 15 लाख था, अब 15 लाख की जगह 25 लाख हो गया है. तो फिर से यही सेम स्टेप आप करोगे using the 25 lakh profit. So this is done. As such कोई भी कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, जस्ट क्वेश्चन न्यू है, कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड हो चुके हैं. नेक्स्ट इज योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे John inherited the following securities on his uncle deaths: bond A, bond B, preference share C, preference share D. This has a maturity years 3. This is 5. These are irredeemable preference shares. तो irredeemable preference shares की वैल्यू क्या होती है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय KP. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर irredeemable preference shares. तो आप यहाँ पे हर एक दोनों बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इन चारों को ऐड करके आप टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पे आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा 3 years के लिए और मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 1000. तो आप इन सब का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे यूजिंग 12%. सिमिलरली फॉर बॉन्ड बी एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर सी एंड डी. तो यहाँ पे आपको 11 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है 100 पे, डिवाइडेड बाय KP दैट इज योर 0.13. दिस विल गिव यू द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यू. सिमिलरली आप डी के लिए कैलकुलेट करेंगे और इन चारों को ऐड करके पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज वेरी सिंपल. Then question from your forex, question number 8 of your RTP. This is यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है और आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना है. तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज लाइक लिटिल बिट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक. तो वहां पे हमने फॉरवर्ड प्रीमियम करना सीखा था. यहाँ पे आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट देखना है. तो यहाँ पे आपको 3 months, 6 months और 1 year के लिए डेटा है. दैट इज spot rate is given to you, that is 7.05. This is the rate franc per dollar. This is the rate franc per dollar 7.05. अब यहाँ पे आपको डॉलर इंटरेस्ट रेट और फ्रैंक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. यू वांट टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट. तो वी नो दैट based on interest rate parity, we know that forward rate is equal to spot rate. Forward rate of A by B is equal to spot rate of A by B 1 plus interest rate of A divided by 1 plus interest rate of B. तो यहाँ पे जो आपका रेट है दैट इज फ्रैंक पर डॉलर. तो यहाँ पे आपका जो फॉरवर्ड है वो भी फ्रैंक पर डॉलर ही चाहिए आपको. तो आप फ्रैंक पर डॉलर कैलकुलेट कर लेंगे. स्पॉट रेट यूज करेंगे 7.05. अब इंटरेस्ट रेट आप न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे फ्रैंक का, दैट इज 19.5, बट ये है एनुअल इंटरेस्ट. तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 3 months के इंटरेस्ट में. सो योर 1 plus 0.195 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 plus 0.115 मल्टीप्लाई बाय 3 by 12. तो इस तरह से आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे. अब आपके पास फॉरवर्ड रेट आ गया. अब आपको कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक. पर फ्रैंक मींस आपको यहाँ पे अब रेट चाहिए डॉलर बाय फ्रैंक, सॉरी डॉलर बाय फ्रैंक. तो आपको आपका जो ये स्पॉट रेट है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे 1 डिवाइडेड बाय 7.05. तो ये आपको रेट मिल जाएगा डॉलर बाय फ्रैंक का. और आपका जो ये फॉरवर्ड रेट आ रहा है उसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे डॉलर बाय फ्रैंक रेट में. अब आप इस स्पॉट रेट और इस फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस लोगे और डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे. जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो प्रीमियम में हम लेते हैं फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट. तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड ज्यादा होता है क्योंकि दिस इज ऑन प्रीमियम, बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. तो डिस्काउंट के लिए आपका होगा स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट. तो यहाँ पे आपका स्पॉट आप रेट देख लोगे और फॉरवर्ड रेट, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्पॉट, यू विल गेट योर फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट पर फ्रैंक. अब एक ये मेथड हो सकता है. अब दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आपका ये जो स्पॉट रेट आ गया इससे आप रिवाइज्ड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करो. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में आप डॉलर का इंटरेस्ट रेट लोगे और
डिनोमिनेटर में आप फ्रैंक का इंटरेस्ट रेट लोगे क्योंकि दिस इज योर डॉलर बाय फ्रैंक रेट। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में डॉलर और डिनोमिनेटर में फ्रैंक लोगे। तो ऐसे करके आप रिवाइज्ड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लोगे, फिर इस फॉरवर्ड और स्पॉट रेट का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। सो ये दोनों वेज में पॉसिबल है। तो 3 मंथ्स का आपका कैलकुलेशन हो गया। अब 6 मंथ्स के लिए आपको डॉलर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, फ्रैंक इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट भी नहीं है आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट है। तो अब इस फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट को यूज करके आपके पास फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट है, इस फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट को यूज करके आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉरवर्ड डिस्काउंट इज इक्वल टू स्पॉट माइनस फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट। अब स्पॉट रेट तो आपके पास है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ये स्पॉट यूज करके आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका जो भी फॉरवर्ड रेट आया वो रेट होगा आपका डॉलर बाय फ्रैंक। अब आप इस रेट को कन्वर्ट कर लोगे फ्रैंक बाय डॉलर में, फ्रैंक बाय डॉलर में आप कन्वर्ट कर लोगे इसको। दैट विल बी 1 बाय जो भी आपका यहाँ पे फॉरवर्ड रेट आ रहा है। तो आपको रेट मिल गया। अब आपको रेट मिल गया तो आप ये जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है इसमें आप फॉरवर्ड रेट पता है, स्पॉट रेट पता है, एक इंटरेस्ट रेट आपको पता है, एक नहीं पता है। तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वो इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। देन फॉर 1 ईयर अब यहाँ पे आपको फ्रैंक इंटरेस्ट रेट है और आपको फॉरवर्ड रेट डायरेक्टली दिया हुआ ही है। तो आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूज करके ये रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉरवर्ड रेट पता है, स्पॉट रेट पता है, एक रेट पता है, एक रेट नहीं पता है, तो यू विल यूज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड कैलकुलेट द वैल्यू। अब 6 मंथ्स के लिए जब आप कर रहे हैं तो आपका 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट लोगे। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ईयरली तो आप ईयरली रेट लोगे। तो आपका ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे कोई फॉरवर्ड डिस्काउंट रेट पर फ्रैंक लास्ट ईयर के लिए नहीं पूछा है, सो वी विल नॉट कैलकुलेट दैट पार्ट। देन योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर आरटीपी। अब दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं और उनको आप डिपॉजिट करते हो। तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है, बट वहां पे स्वैपिंग नहीं है, यहाँ पे उनका स्वैपिंग है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द बेनिफिट ऑफ द स्वैपिंग। तो यहाँ पे आपको XYZ PLC in UK has 2 overseas subsidiaries in एम्स्टर्डम एंड स्विट्जरलैंड। आपकी जो डच सब्सिडरी है वहां पे सरप्लस यूरोज हैं, surplus euros of 7,25,000. Then these are available for next 3 months, that is 91 days. And the Swiss subsidiary has a Swiss franc of 9,98,077. तो आपके पास surplus Swiss francs हैं 9,98,077. Then you have in UK you have surplus pounds 75,000. तो ये आपके पास सरप्लस फंड्स हैं वेरियस सब्सिडरीज में। अब आपको कैलकुलेट करना है, इनको आप डिपॉजिट करते हो और अगर इनको आप स्वैप करते हो तो क्या होगा, अगर आप इनको ऐसे ही डिपॉजिट करते हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे आप पहले इनको डिपॉजिट करोगे। अब डिपॉजिट के लिए जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वेरिएबल है एज पर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप यूरोज इन्वेस्ट कर रहे हो 7,25,000, तो ये इस रेंज में होंगे, तो आपका रेट होगा 2%। देन स्विस फ्रैंक्स आपके हैं 9 लाख, सो दिस रेंज दैट इज 0.5%। आपके जो पाउंड्स हैं वो हैं 75,000, तो ये रेंज में है, तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 1%। अब आप इन सबका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करोगे 91 डेज के बाद आपको कितनी अमाउंट होगी। अब आप 91 डेज के बाद इस अमाउंट को कन्वर्ट करोगे इन स्टर्लिंग। You have to calculate the advantage of swapping the euros and Swiss francs to sterling. तो यहाँ पे अब आप 91 डेज के बाद कन्वर्ट करोगे एट द फॉरवर्ड रेट। दिस इज द वन पार्ट। और दूसरा पार्ट है जो आपके पास अभी सरप्लस फंड्स हैं उसको आप अभी ही पाउंड्स में कन्वर्ट कर लो यूजिंग द स्पॉट रेट, और आपके पास जो टोटल पाउंड्स आते हैं वो आप इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे आपको दोनों वेरिएशन कैलकुलेट करने हैं। दिस इज द स्वैप, दिस माइनस दिस विल गिव यू द बेनिफिट। तो यहाँ पे आप पहले 91 डेज के बाद आपके पास इतने यूरोस, फ्रैंक्स और पाउंड्स हैं। जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे
तो यू विल हैव यूज द फॉरवर्ड रेट। अब यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स है वो इंक्रीजिंग है, तो आप इनको ऐड करोगे टू गेट द फॉरवर्ड रेट। यहाँ पे जो स्वैप पॉइंट्स हैं वो डिक्रीजिंग है, तो आप इसको लेस करोगे टू गेट द फॉरवर्ड रेट। अब यहाँ पे आपका जो रेट गिवन है दैट इज पाउंड बाय यूरो। अब आपको यूरो जो है वो सेल करने हैं, यूरो सेल करने हैं, तो आपको कम रेट मिलेगा, ये रेट होगा आपका। नेक्स्ट आपको स्विस फ्रैंक्स डिवाइडेड बाय पाउंड, ये आपको रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पर पाउंड रेट दिया हुआ है। अब पाउंड आपको बाय करने हैं, तो आपको ये वैल्यू होगी, ये रेट एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लेंगे आपके स्विस फ्रैंक्स को पाउंड में और यूरोस को पाउंड में। तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके टोटल पाउंड्स हैं आफ्टर 91 डेज। अगर आप इनको स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेते हो, तो स्पॉट पे आप ये स्पॉट रेट यूज करोगे। स्पॉट रेट यूज करके अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो, तो आपके पास टोटल पाउंड्स हैं 10,86,000। तो अब आप इनको इन्वेस्ट करोगे 5.375% पे, तो आपको टोटल पाउंड आफ्टर 91 डेज इज 10,13,000। जबकि अगर आप 91 डेज के बाद कन्वर्ट करते हो, तो आपको वैल्यू होगी 10,10,000। तो यहाँ पे यू विल हैव अ बेनिफिट ऑफ 3,418 फॉर द स्वैप टू द स्टर्लिंग। Now, this is the question number 11 for your RTP. This is the question of interest rate risk management. यहाँ पे आपको FRA रेट कैलकुलेट करना है और आर्बिट्रेज देखना है। तो यहाँ पे आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है और डिपॉजिट रेट दिए हुए हैं 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए। Whether 3 months FRA rate at 3 months forward rate for yen should be nil or not. तो यहाँ पे आप अगर जापानीज येन का 3 मंथ्स का रेट और 6 मंथ्स का रेट देखो तो वो सेम है। तो यहाँ पे आपका 3 मंथ्स का है रेट आपको दिया हुआ है और 6 मंथ्स है। तो यहाँ पे जो ये बैलेंसिंग 3 मंथ्स है, ये आपका FRA रेट होगा। तो यहाँ पे आपको ये रेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये जो 6 मंथ्स का रेट और 3 मंथ्स का रेट सेम है, तो यहाँ पे जो रेट होगा वो आपका निल होगा। येन के लिए ये होगा। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द FRA फॉर 3 मंथ्स फॉरवर्ड। अब US डॉलर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। अब 6 मंथ्स के लिए आपका रेट है 5% और 3 मंथ्स के लिए आपका रेट है 4.5%। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका क्या होगा? तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। अब यहाँ पे जो आपका ये इंटरेस्ट है वो पर एनम है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 6 मंथ्स के लिए। इसका ये आपका 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स के लिए। ये भी आपका 3 मंथ्स का है, तो आई विल बी आई मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो ये वे से आप कैलकुलेट कर लोगे आपका आई। तो दिस आई विल बी योर फॉरवर्ड रेट, FRA रेट। देन एनालाइज इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल if 6 and 12 LIBOR months USD are 5 and 6.5 और XYZ bank is quoting FRA at 6.5 and 6.75। तो यहाँ पे आपके 12 मंथ्स का और 6 मंथ्स का दिया हुआ है, तो आप जो बैलेंसिंग 6 मंथ्स है उसके लिए आप रेट कैलकुलेट कर लोगे क्या है USD के अकॉर्डिंग, लाइबोर रेट्स के अकॉर्डिंग। तो लाइबोर रेट के अकॉर्डिंग आप FRA कैलकुलेट करोगे। अब अगर ये FRA रेट और जो बैंक FRA रेट दे रही है उनमें अगर डिफरेंस है, तो आप आर्बिट्रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका FRA रेट आप कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका एनुअल रेट होगा। यहाँ पे ये 6 मंथ्स और ये 6 मंथ्स का। तो सेम मेथड अबाउ मेथड, पर यहाँ पे 6 मंथ्स और 3 मंथ्स थे, यहाँ पे एनुअल और 6 मंथ्स और 6 मंथ्स है। तो आप कैलकुलेट कर लोगे योर FRA रेट। तो आपका FRA रेट आ रहा है 7.8, बट आपको बैंक दे रही है 6.5 और 6.75। मतलब आप अगर बैंक से बोरो करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 6.75, और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.8 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी गेन है, आप इन्वेस्ट करोगे 7.8 पे और आप लोगे बोरो करोगे 6.75 पे। तो अगर आपने $1 बोरो किया है और $1 इन्वेस्ट किया है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि आपको क्या पे करना है 12 मंथ्स के बाद। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप डिफरेंस इसका कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू द नेट गेन। नाउ दिस इज योर रिस्कलेस गेन। आपने $1 बोरो भी किया है, $1 इन्वेस्ट भी किया है, तो दिस इज योर रिस्कलेस आर्बिट्रेज गेन। देन
The question number 12 of your RTP, this is the question of your corporate valuation. यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ फर्म और इक्विटी कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो. अब फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे वैल्यू ऑफ इक्विटी और फर्म का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, बट दिस इज लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन. यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे आपको फोकस करना है, एक दो पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने हैं. तो यहाँ पे आपको सेल्स दिया हुआ है, देन यू आर गिवन द समरी ऑफ अ बैलेंस शीट. वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 40% ऑफ रेवेन्यू. फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 1 to 4 इतने होंगे, 5 to 8 इतने होंगे. तो जिस ईयर का जितना होगा उतना आप ले लोगे एक्सपेंस. एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एंड सेल एक्सपेंस वो भी आप ले लोगे. फिक्स्ड एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15% WDV. तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. Then you have an additional expenditure which is paid at the beginning of each year. ये आपको beginning पे ही आपके पे हो जाएंगे, तो ये आपको कंसिडर करना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है. अब इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल बी 20% ऑफ रेवेन्यू. अब आपको वर्किंग कैपिटल में, आपको करंट असेट्स में आपको 20% इन्वेस्ट करना है सेल्स का. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस बॉन्ड रेट, दिस KD 1 माइनस T एंड दिस KE यूज करके आप WACC कैलकुलेट कर लेंगे. एंड आफ्टर 8 years द फर्म विल ग्रो एट अ 5%. तो ये आपका टर्मिनल वैल्यू में हेल्प करेगा. दिस इज योर ग्रोथ रेट फॉर टर्मिनल वैल्यू. तो आप टर्मिनल वैल्यू एट द 8 year कैलकुलेट करेंगे. आपको वैल्यू ऑफ फर्म और इक्विटी कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज योर 13. तो आपका जो डिस्काउंटिंग रेट होगा दैट विल बी 13. अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स हैं बैलेंस शीट में दैट इज 17 और करंट एसेट हैं 3. अब 17 आपके एसेट्स हैं प्लस एडिशन आपको दिया हुआ है हर एक ईयर का 15%. दिस इज योर डेप्रिसिएशन. अब आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 17 प्लस 0.5 माइनस 2.63. दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस विच विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर. अब इसी तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, डेप्रिसिएशन आपको हर एक ईयर के लिए मिल जाएगा. अब आपको कैलकुलेट करना है कि क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की नीड पड़ेगी. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए और आपके पास क्या अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे. तो अब यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और कैपिटल एसेट्स में वर्किंग कैपिटल के लिए आपको चाहिए, दैट इज योर 20% ऑफ रेवेन्यू. तो दिस इज द टोटल विच यू नीड. इतना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए हर एक ईयर में. अब यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग 3 million अवेलेबल है, आपको चाहिए 2.1 million. तो आपको कोई एडिशनल रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है. अब नेक्स्ट ईयर में आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना अवेलेबल होगा, ये 3 आपके पास अवेलेबल था, इसमें से 0.5 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर हो जाएगा. हर एक बिगिनिंग ईयर पे ये इंकर हो जाता है. तो फर्स्ट ईयर में ये आपका इंकर हो चुका होगा, तो सेकेंड ईयर में आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना होगा, 2.5. तो यहाँ पे 2.5 आपके पास अवेलेबल है और आपको चाहिए कितना, 2.8. तो यहाँ पे आपका टोटल 0.3 आप एक्स्ट्रा रेस करोगे तो आपके पास टोटल हो गए 2.8. अब इस 2.8 में से फिर से ये 0.8 पे हो जाएगा, तो आपका बैलेंस बचेगा 2. अब 2 है, आपको चाहिए 5 million, तो 3 million आप इन्वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा. अब आपके पास 5 million है, इसमें से 2 million आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, तो बैलेंस आपके पास अवेलेबल होगा 3 million का. ये आपको इनकर करते रहना है और ये आपको बैलेंस इतना मेंटेन करना है. तो उसके लिए आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे. 6.9 है तो आपका 3 है बैलेंस, तो 3.9 एडिशनल इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली आप कैलकुलेट करते जाओगे. तो यहाँ पे ये आपकी आ गई एडिशनल इन्वेस्टमेंट. अब आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. लेस आप टैक्स करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. प्लस आप डेप्रिसिएशन करोगे तो आपका कैश फ्लो आ गया. अब इस कैश फ्लो में से आप जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस करोगे तो आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा.
तो दिस इज योर फ्री कैश फ्लो। अब इन सारे फ्री कैश फ्लोज का आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे और आप टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे यूजिंग द एंड फ्री कैश फ्लो। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट है 5%, तो 5% ग्रोथ रेट कंसिडर करके आप के टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आप इन सबका प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू विल बी योर वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये है आपका वैल्यू ऑफ अ फर्म। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस द डेट वैल्यू। और कुछ कैश होता तो वो कैश भी हम माइनस कर देते, बट यहाँ पे सिर्फ डेट है तो डेट you will get the value of equity, that is 42.82 million. Now the question number 7, this is of the derivatives. अब ये similar ही question आपके क्वेश्चन बैंक में है, बट यहाँ पे जस्ट एक एडिशनल पॉइंट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जब आप कॉपर फ्यूचर्स परचेस करते हो तो आपको 8% मार्जिन है। तो यहाँ पे जब आपकी प्राइस है, जब आप प्राइस कैलकुलेट करोगे तो आपको प्राइस में 8% आपको मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे आप हेज रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द फॉरवर्ड और स्पॉट को यूज करके आपने हेज रेशियो कैलकुलेट कर लिया। आपका हेज रेशियो है 0.5, तो यहाँ पे आपका 10 मेट्रिक टन मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो आपका हेज होगा 5 कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पे आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट्स और एक कॉन्ट्रैक्ट में 1000 मेट्रिक टन, तो यहाँ पे आपका 5000 मेट्रिक टन हो जाएगा। पर केजी प्राइस है 474। अब इसमें आपको 8% एक्स्ट्रा मार्जिन भी पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द मार्जिन विच यू विल पे। तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिन कैलकुलेट किया है, बट आप टोटल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल प्राइस क्या है प्लस दिस मार्जिन विल गिव यू योर टोटल वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर्स। तो दिस इज वॉज अबाउट द आरटीपी क्वेश्चंस। तो हमने सारे जो भी न्यू क्वेश्चंस थे आरटीपी के वो कवर कर लिए हैं। So now you are done with your RTP November 23. So best wishes to all of you. Have a nice day.